तो मसला ये नहीं है कि कौन बटेगा और कौन कटेगा, मसला ये है कि संविधान बटेगा और संविधान कटेगा। ये किसी एक ख़ास कौम के लोगों को या एक ख़ास समुदाय के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि संविधान जो है हमको उससे दिक्कत है। वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि अभी उनकी इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं हुई है, क्योंकि उनको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छेड़ने का मतलब क्या होगा, और वो देख चुके लोकसभा के चुनाव में। सिर्फ आज तक देश में इतने चुनाव हुए, उन चुनाव में और इन चुनाव में क्या फ़र्क था? केवल एक फ़र्क था कि पहली बार इस देश के इतिहास में किसी चुनाव में संविधान लहराया गया और उसने चोट की नफ़रत की राजनीति पर। तो संविधान की इतनी ताकत है, उसमें लोगों के बिलीफ को बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों के विश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है, और इस सोच को आगे ले जाने की ज़रूरत है। तभी ये बटोगे तो कटोगे या इस तरह के, या बेटियों को उठा ले जाएंगे या मंगलसूत्र बेच लेंगे या भैंस खोल ले जाएंगे, इस तरीके ये सब बयान एक तरह के हैं। ये सब बताता है कि जो वैचारिक दरिद्रता है वो संविधान को एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं है, और वो आज से संविधान को एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं है। जब से संविधान बना है तब से वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आज उनके पास वो राजनीतिक ताकत आई है कि वो ये बात खुलकर बोलने लगे। पर संविधान की बात तो वो हर जगह करते हैं, ऐसा थोड़ी है। और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनकी भी विरोध में वो करेंगे। मैंने कहा ना कि उनकी हैसियत नहीं है कि वो संविधान को कुछ कह सकें। अदरवाइज़ वो अयोध्या क्यों हार गए? क्योंकि अयोध्या के उनके सिटिंग एमपी ने कह दिया था कि अगर 400 सीटें आएंगी तो हम सबसे पहले संविधान बदलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने संविधान बदलने की बात नहीं की है, उन्होंने की है, राजस्थान में की है, उन्होंने बंगलुरु में की है। तो वो बात करते रहे हैं। वो क्या करते हैं कि एक कंकड़ फेंक देते हैं, फिर वो देखते हैं कि कितनी लहर उठती है। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब लहरें थोड़ी शांत होगी तब हम अपने इस एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे। उनका इरादा वही है। तो पर राजनीति में इस तरह के नारों का क्या वर्चस्व है? क्या इसी से अब सत्ता हथिया ली जाएगी? जनता कैसे जागरूक होगी? जनता को जागरूक, देखिए, एक पूरा सिस्टम काम करता है डेमोक्रेसी में। केवल सरकार काम नहीं करती है, मीडिया अपना काम करता है, जुडिशरी अपना काम करती है, लॉयर फ्रेटर्निटी जो है वो अपना काम करती है, शिक्षक अपना काम करते हैं, छात्र अपना काम करते हैं, किसान अपना काम करते हैं। तो डेमोक्रेसी को बचाने की जिम्मेदारी सामूहिक है। तो ठीक है, सरकार अगर बन भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पूरा सिस्टम फेल हो गया है। तो छात्रों को आगे आने की ज़रूरत है, शिक्षकों को आगे आने की ज़रूरत है, नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है, किसानों को आगे आने की ज़रूरत है, वकीलों को आगे आने की ज़रूरत है। सब मिलकर लड़ेंगे तो इसके नतीजे भी दिखेंगे। अगर प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि घुसपैठियों से खतरा है या आपकी प्रधानमंत्री ने तो इससे भी महान बातें बहुत पहले उन्होंने कही हैं कि वो कपड़ों से पहचान में आ जाते हैं। तो भाई, जब प्रधानमंत्री की जिस प्रधानमंत्री की आंख में एक्सरे मशीन लगी हुई हो, तो वो ऐसे लोग, और वो तो कह चुके हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। तो जब बायोलॉजिकल ही नहीं है तो फिर वो क्या कहते, वो तो ये भी मानते होंगे ना कि वो जो कह रहे हैं वो उनका कहा हुआ नहीं है, वो तो ईश्वर का कहा हुआ, क्योंकि बायोलॉजिकल ही नहीं है। तो ये सब फिजूल की बातें हैं। प्रधानमंत्री अगर उनकी कहे हुए पर देश इतना ही यकीन करता तो 2024 में जो नतीजे आए वो शायद अलग होते, उनके ज़्यादा फेवर में होते। पर सर, जो आज ये कह रहे हैं बटोगे कटोगे, बांटने वाले तो यही थे ना? नहीं, देखिए, वो तो उन्होंने एक एजेंडा पारित किया था जब पालमपुर अधिवेशन हुआ था भाजपा का, और उस पालमपुर अधिवेशन में भाजपा ने राम मंदिर को लेकर, अयोध्या के इशू को लेकर एक रिजोल्यूशन पास किया था। तो वो जो आज तो भाजपा के लोग कह रहे हैं ना कि हमारी जो पूरी सोच है वो बहुत बदल चुकी है। जेपी नड्डा ने कहा कि हम आरएसएस अलग है, हम अलग हैं। तो वो दरअसल 2024 के नतीजों ने उनको बहुत कुछ सोचने, बोलने, ये हताशा दिखाती है। प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए हैं, उनका आत्मविश्वास हिल गया है। वो आप देखिए कि जब वो बोलते हैं तो घंटों घंटों बोलते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि वो छोटा बोलेंगे तो लोग उनको सुनेंगे। तो जब प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस हिल जाए और वो ऊल जलूल शलूल कुछ भी बातें करने लगे तो फिर उसको बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। देश के लोग डेमोक्रेसी बनाएंगे,
डेमोक्रेसी किसी पद का नाम नहीं है, लोगों से डेमोक्रेसी बनती है। लोग कैसे सोचते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि एक व्यक्ति कैसे सोचता है। पर हिंदुओं कौन बंटवा, किसकी तरफ इशारा आयोगी? सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल संविधान का है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो संविधान से ही ठीक होंगी, उसमें फेथ बढ़ाना पड़ेगा। योगी जी क्या कहते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मोदी जी क्या कहते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कहते हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि संविधान क्या कह रहा है, और आइन से ही देश चलेगा, और वहीं से सबको अपने अपने रिलीजियस सेंटिमेंट को डिफाइन और डिराइव करना होगा, तब चीज़ें बदलेंगी, सब चीज़ें ठीक होंगी। संविधान हटा दिया जाएगा। आप उनसे पूछिए, आप उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कितने साल तक झंडा नहीं लहराया। हाँ, वो आज भी मान कर बैठे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब अखंड भारत का हिस्सा हो जाएंगे। तो ऐसी सोच वालों के बारे में क्या बात करनी है जो दुनिया की डेमोक्रेसी और व्यवस्था को ही नहीं मानती। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बयान पहली दफ़ा आया है, ये सोच पहली दफ़ा नहीं आई है। तो जो लड़ाई है वो किसी बयान से नहीं है, जो लड़ाई होनी चाहिए वो उस सोच से होनी चाहिए। बहुत लोग ये बात बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो सोच वैसे ही रहे हैं। क्या आप हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया झारखंड में, उसको आप उससे अलग करके देख सकते हैं? नहीं करके देख सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने जो बात कही उसको आप उससे अलग करके देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो एक जो नफ़रत का पूरा एक मतलब वेल मशीन्ड प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जब तक कि उसको काउंटर करने के मैकेनिज़्म पर बात नहीं होगी, तब तक हम लोग किसी लॉजिकल कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच सकते। ये आपकी जो नशिस्त बनाई गई थी वो इसी ख्याल से कि इस वक्त हम इस मुल्क में करें तो क्या करें, और इसमें पहले तो हम ये समझे थे कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो ये तूफान ख़त्म हो गया। अब ये अंदाज़ा हुआ कि वो एंड नहीं था, वो बिगिनिंग थी, वो इस तूफान की बिगिनिंग थी बाबरी मस्जिद। उस वक्त तो कुछ लोगों का ख्याल था कि भाई अब ये मामला निपट गया और अब इसके बाद कोई झगड़ा नहीं होगा। वो गलत फहमी थी, इट वॉज द बिगिनिंग नॉट द एंड। अब वो जो आपने वक्त की बात की है, हर पैमाने पर कोशिश कर रहे हैं हम लोग सारे लोग, लेकिन अब जब मिजाज ये बन गया है कि जो मियाँ को ठीक करेगा वही हुकूमत करेगा, और इलेक्शन इसी बात पे जीता जाता है, तो ऐसी शक्ल में ये ज़रूरी है कि वो लोग जो मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं उनको बुलाया था, और ये सोचा था कि हम सब लोग ये जो तूफ़ान आने वाला है, शायद कल परसों एक और तूफ़ान आएगा, अलीगढ़ का मुझे मालूम नहीं है, कल आएगा था नहीं, वो भी आ सकता है। तो इस सब के लिए आप कैसे लोग हैं, हमें ये भी खौफ है। हमने आपके आने से पहले कहा था कि हम मुसलमान तो परेशान हैं, लेकिन सेकुलर हिंदू हमसे ज़्यादा परेशान हैं, और हम लोग इसलिए खड़े हुए कि हम आपके पीछे खड़े हों। हमें ये भी खतरा है कि हो सकता है आपको भी मुसलमान बता दिया जाए, देश द्रोही तो आप हो ही चुके हैं। तो ऐसे 6 महीने रह के आ चुके हैं। ऐसी सिचुएशन हो, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये पहली मीटिंग हुए, इसको आखिरी न समझा जाए। कुछ हम कर सकें ना कर सकें, कुरैशी भाई हमसे कुछ कहना चाहते हैं आप। गुस्ताखी माफ में शुरू में मैं बोला था, लेकिन उस समय सिर्फ 2 सेंटेंसेस बोला था, एक अब और बोलूँगा। ये किसी ने पॉइंट किया बात टॉमस चॉकिन है कि आज का जो टाइटल है कॉमन वैल्यूज ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, इस पे अगर हम आकर के हर रिलीजन के 10 वैल्यूज निकाल लें, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, और उसका टाइटल हटा दीजिए, सब एक ही पढ़े जाएंगे देखने में, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो 10 वैल्यूज क्या हैं, तो ये किसी किसी में लगा के, ताकि हम इस थीम पे वापस आ जाए। इस पे हम करके और इमीडिएटली आपको इत्तला भी करेंगे। मैं चाहूँगा कि
हम INCR की तरफ से और ICC